चलो लास्ट क्लासेस में हमने जो सीखा दैट इज द बैलेंसिंग फोर्सेस एंड अनबैलेंसिंग फोर्सेस पहली कैटेगरी। इससे पहले मैंने फोर्स को पढ़ा है। नेक्स्ट कैटेगरी में हमने देखा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, ये भी हमने पढ़ा। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं दैट इज द कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं दैट्स कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इनमें से जो पहला फोर्स आ रहा है दैट इज द कांटेक्ट फोर्स, सो आई विल टेक अप दैट। So first I will take up the contact force. ये contact force कब आता है? I will tell you. यहाँ पे suppose हमारे पास एक body है, इस body को हम लेते हैं body first. ये body first है हमारे पास. We will take the first body. इसके साथ हम second body को लेते हैं contact. So this one is the second body. ये वाली body second. First body is in contact with the second body. फर्स्ट बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट में है सेकंड बॉडी के साथ, तो पहली बॉडी से जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लग सकता है दैट विल बी टेकन एज द कांटेक्ट फोर्स। या सेकंड बॉडी कांटेक्ट में है ना पहली बॉडी के साथ, वहां से जो फोर्स लगेगा पहली बॉडी पे दैट विल आल्सो बी टेकन एज द कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स तब आता है जब दो बॉडीज की सरफेसेस एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो वहां पे हम सिंपली बोलते हैं देयर इज द एक्जिस्टेंस एंड देयर एक्ट इज बेसिकली द कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे इस वाले फोर्स को हम ले सकते हैं, इसको इट इज F1 और इस वाले फोर्स को हम ले सकते हैं इट इज F2। तो ये एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कांटेक्ट की वजह से एक्सर्ट किया, तो इन फोर्सेस को F1 और F2 फोर्सेस को हम ले सकते हैं, these are the contact forces। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे F1 and F2 अग्री कांटेक्ट की वजह से, if F1 and F2 exist due to contact between the bodies, due to contact between the bodies, we may say, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, we may say that these are the contact forces, we may say that these are the contact forces, these are the contact forces। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तो फोर्सेस जो मैंने लिए हैं F1 और F2 ये कांटेक्ट की वजह से आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं आपके these are the contact forces। अब कांटेक्ट फोर्स में हम एग्जांपल लेंगे, कांटेक्ट फोर्स एग्जांपल कौन सी आएगी? सी। यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी रेस्ट कर रही है दूसरी बॉडी पे। सपोज ये है यहाँ पे दोनों बॉडीज को मैं ले रहा हूँ जमीन पे, ठीक। सपोज लोअर साइड पे हम लेंगे अर्थ पे हमने पहली बॉडी फर्स्ट को लिया है, इसके ऊपर आई एम प्लेसिंग द सेकंड बॉडी, इट्स बॉडी सेकंड। Body first will exert the normal force on the body second, and in turn body second will also exert the normal force on the first body. If this body is at rest, अगर ये body बेटा यहाँ पे रेस्ट पे, ये वाली body रेस्ट पे है, तो इस body की वजह से body first पे मतलब body second की वजह से body first पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि इस body का वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, that W will be taken as mg, ठीक। जब ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, सेकंड बॉडी विल एक्सर्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो यहाँ पे फोर्स आएगा दिस विल बी टेकन एज माइनस W, तो आप इसको भी लिख सकते हो, इट विल बी टेकन एज mg। ये वाला mg आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो mg मतलब वेट आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो फोर्स आ रहा है इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस मैं ले रहा हूँ दीज आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक। ये जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है इट इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ पे हम सरफेस को ट्रीट करेंगे, दिस इज द सरफेस। ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है दिस इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, जो फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस लगे दैट फोर्स में आल्सो बी टेकन एज द नॉर्मल फोर्स। इस वाले फोर्स को बेटा हम बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है ना, तो बॉडी राइट में जा रही है ना, तो बॉडी लेफ्ट में जा रही है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। बॉडी का इंटेंशन यहाँ पे राइट या लेफ्ट जाने का नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हम नहीं लेंगे। तो अगर आपको कोई बोलेगा इन दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट है, ये दो बॉडीज कांटेक्ट है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट है, यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेंट आ रहा है व्हाट इज दैट? दैट विल बी सिंपली टेकन एज द नॉर्मल रिएक्शन, या दैट विल बी सिंपली टेकन एज द नॉर्मल फोर्स, जिस नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आप ले सकते हो दैट्स mg। सेकंड बॉडी पे पहली बॉडी की वजह से कितना फोर्स लगा दैट विल बी टेकन एज mg, और पहली बॉडी पे सेकंड बॉडी की वजह से कितना फोर्स लगेगा दैट विल आल्सो बी टेकन एज mg, बिकॉज़ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली बॉडी सेकंड बॉडी को प्रेस करेगी, पुश करेगी डाउनवर्ड्स, एंड सेकंड बॉडी विल आल्सो एक्सर्ट, सेकंड बॉडी will exert some force on the first body in the downward direction।
और फर्स्ट बॉडी यहाँ पे पहली बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट बॉडी यहाँ पे सेकंड बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो दीस टू बॉडीज आर एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर। सेकंड बॉडी ने पहली बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया, दैट्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, and first body is acting the same force in the upward direction या in the basically that is and also acting perpendicular to the surface। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो दो फोर्सेस यहाँ पे आ रहे हैं these are acting normal to the surface। तो सेकंड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में दैट्स टेकन एज द नॉर्मल फोर्स, उस वाले नॉर्मल फोर्स को यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू mg। ये जो फोर्स है ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है। तो आपको कोई बोलेगा इस वाले केस में जो ये सिस्टम है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली बोलोगे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले केस में एब्सेंट है। इस वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए एब्सेंट है बिकॉज़ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नाइदर देयर इज द इंटेंशन ऑफ द रिलेटिव मोशन। सो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट क्यों है? बिकॉज़ देयर इज नो रिलेटिव मोशन। यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं आ रही, देयर इज नो रिलेटिव मोशन nor there is the intention of relative motion, nor there is intention of relative motion। ना तो यहाँ पे relative motion है, ना तो यहाँ पे intention है relative motion। ना तो relative motion इस वाले केस में आप देख रहे हो, ना तो यहाँ पे relative motion का intention है। friction तब आता है when there is the relative motion between the two bodies, या तो तब आएगा friction, या तो बेटा हम तब लेंगे friction को जब बॉडीज में इंटेंशन ऑफ मोशन, जब इंटेंशन ऑफ मोशन का उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है दैट्स टेकन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और जब बॉडी चल रही हो व्हेन देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज, तो वहां पे जो फ्रिक्शन आता है दैट्स टेकन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का दैट्स टेकन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हम आगे वाले क्लास में स्टडी करेंगे डिटेल में। यहां पे आप लिख सकते हो frictional force absent है। Why is it absent? Because there is no relative motion or there is intention of relative motion। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक ही फोर्स लूंगा contact force में, that will be taken as the normal reaction। तो sometimes you may see कि normal reaction को हम लिखते हैं as resultant, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं normal reaction को as resultant। तो आपको सिंपली यहाँ पे कोई बोलेगा normal reaction जो आप ले रहे हो what is that normal reaction, तो यहाँ पे वो normal reaction सिंपली resultant बन रही है क्योंकि टोटल में जो फोर्स लग रहा है that is the normal, ठीक है ना, that is the normal reaction या that is the normal force या that is the perpendicular force acting to the surface। और अगर हम उस फोर्स को यहाँ पे ले लें so that may also be taken as the resultant, तो यहाँ पे इस resultant को डिनोट कर देना R से, तो आपको कोई बोलेगा नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स को आप ले सकते हो R के बराबर, हाँ डेफिनेटली यस। लेकिन कब? जब फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होगा उस टाइम जो टोटल फोर्स आता है, उस टाइम जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, दैट रिजल्टेंट फोर्स में भी टेकन एज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्सेस बराबर आ रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्सेस अगर बराबर हो तो मैं सिंपली बोल सकता हूं ना नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैंने n से पहले डिनोट किया था, अब उसको रिप्लेस कर सकते हैं ना r से। तो यू कैन सी बुक्स, आप बुक्स में देख रहे हो कि कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लिखा होता है n से एंड समटाइम्स नॉर्मल रिएक्शन को लिखा जाएगा r से। द रीजन इज देयर उस टाइम जब नॉर्मल रिएक्शन को r से लिखा जाएगा उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन के बगैर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे नहीं आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो वहां पे आएगा दैट टोटल फोर्स विल बी सिंपली रिटन एज r। तो वहां पे टोटल फोर्स किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। और नॉर्मल रिएक्शन को आप डिनोट करते हो n से, टोटल बेसिकली रिजल्टेंट हम डिनोट करेंगे r से, तो उस टाइम आप लिख सकते हो r विल बी इक्वल टू n। तो नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन को आप r या n से ले सकते हो। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जो आपके पास कांटेक्ट फोर्स था वो या तो बेटा आप r से डिनोट करोगे या तो वो आप n से डिनोट करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक। वन मोर पॉइंट इज दैट अब ये जो केस था, ये वाला केस था जब बॉडीज थी रेस्ट पे। आपके पास दो बॉडीज थी, दोनों बॉडी हमने ली थी रेस्ट पे। पहली बॉडी दैट वाज बेसिकली लोअर बॉडी सेकंड बॉडी इसके ऊपर थी, सेकंड बॉडी इसके ऊपर थी लेकिन ना तो राइट में जा रही थी ना तो लेफ्ट में जा रही थी। देयर वाज नाइदर द इंटेंशन ऑफ द मोशन, ना तो बॉडी चल रही थी ना तो मोशन थी रिलेटिव मोशन, ना तो वहां पे रिलेटिव मोशन का इंटेंशन था। तो अगर बॉडी नहीं चल रही आगे, अगर बॉडी आगे नहीं जा रही है तो मैं बोलूंगा सिंपली देयर इज नो मोशन। या अगर इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी बराबर है, मैं बोलूंगा जब मैं इस बॉडी से इस बॉडी को देखूंगा मतलब बॉडी फर्स्ट से जब मैं बॉडी सेकंड को देखूंगा तो मुझे लगेगा वो बॉडी सेकंड आगे नहीं जा रही। और अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है, जब मैं बॉडी सेकंड से बॉडी फर्स्ट को देखूंगा मुझे लगेगा बॉडी फर्स्ट राइट लेफ्ट नहीं जा रही है। तो टोटल में हम यहां पे बोलेंगे ना तो बॉडी सेकंड राइट लेफ्ट जा रही है, जब आप
देखोगे ना तो बॉडी फर्स्ट राइट लेफ्ट जा रही है, जब आप बॉडी सेकंड से देखोगे तो इसका मतलब है ना यहाँ पे रिलेटिव मोशन एब्सेंट है। रिलेटिव मोशन एब्सेंट होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी ना तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है ना तो यहाँ पे इंटेंशन है रिलेटिव वेलोसिटी का या रिलेटिव मोशन का, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। इन बॉडीज के कांटेक्ट में कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, और ना तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा जिसको हम बोलते हैं सिंपली लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उन तीन में से आप किसी को भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो ये जो केस था जहां पे आपने कांटेक्ट फोर्सेस को लिया, ये केस इनके लिए मैंने इन्वॉल्व किया था, ये केस मैंने बेटा फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए इन्वॉल्व किया था। यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स टोटल आप लोगे दैट विल बी टेकन एज द रिजल्टेंट, क्योंकि इसके बगैर फ्रिक्शनल फोर्स, इसके बगैर फ्रिक्शनल फोर्स जो आप ले सकते थे बॉडीज में जब मोशन होगी तो वो वाला फोर्स इधर नहीं आएगा, वो वाला फोर्स इधर एक्ट नहीं करेगा, वो वाला फोर्स इधर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स आप ले सकते हो दैट टोटल फोर्स विल बी सिंपली टेकन एज द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को इंडिकेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा नॉर्मल रिएक्शन को किसे, रिजल्टेंट से। तो यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट कर सकते हो आर से भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये कौन सा केस था, ये वो केस था जहां पे हमने दो बॉडीज को लिया था लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा था, इनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा था। तो मैं बोलूंगा सिंपली यहाँ पे सरफेस या बॉडी जो आप ले रहे हो, सरफेसेस या बॉडी जो आप ले रहे हो यहाँ पे कांटेक्ट में, तो यहाँ पे सरफेस है फ्रिक्शनलेस, मतलब इनमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेसेस के लिए जो कांटेक्ट फोर्स हम ले सकते हैं दैट में बी टेकन एज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस मींस दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो उस वाले फोर्स को हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं दैट इज द नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को आप ले सकते हो रिजल्टेंट के बराबर, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे आर से, ठीक है ना। यहाँ तक हर कोई चीज क्लियर है, थोड़ा सा आगे जाएंगे। सी अब अगर ये वाली बॉडी और ये बॉडी रफ कांटेक्ट है, रफ कांटेक्ट का मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ और एक फोर्स यहाँ पे लगने वाला, उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ और एक फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। तो वहां पे आपको दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और वहां पे जो कांटेक्ट फोर्स आएगा दैट कांटेक्ट फोर्स मे नॉट बी ऑलवेज ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन, दैट मे नॉट बी बेसिकली होली ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन। उस कांटेक्ट फोर्स में वहां पे और एक फोर्स जुड़ जाएगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स का उस वाले केस में रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। इट वाज द केस फर्स्ट। अब के सेकंड पे जाते हैं जहां पे आपके पास बॉडीज होंगी लेकिन बॉडीज में कांटेक्ट होगा, बॉडीज में कांटेक्ट होगा, और जो सरफेस आप लोगे दैट माइट बी द रफ सरफेस। The first case was much simpler, लेकिन अब जो केस हम लेंगे यहाँ पे एक से ज्यादा फोर्सेस आने वाले हैं, क्योंकि अब आप लोगे दो सरफेसेस कांटेक्ट में, लेकिन वहां पे जो कांटेक्ट होगा सरफेस के बीच में the surface is chosen will be rough. Now see, फिर से एक बॉडी हम लेते हैं ऐसे, इस वाली बॉडी को सिंपली बोलेंगे हम इट इज बॉडी ए, इसके ऊपर दूसरी बॉडी को लेंगे ऐसे, इट विल बी टेकन एज बॉडी बी। तो आपके पास अब दो बॉडीज हैं, एक बॉडी को सिंपली मैंने बोला है बॉडी ए और दूसरी बॉडी को मैंने बोला है बॉडी बी। बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी के ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन अब ये चल रही है। सपोज ये बॉडी चल रही है तो इसके पास यहाँ पे बी और ए की वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना। सो इसका मतलब है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी as you have already studied, relative velocity तब आती है जीरो के बराबर दो बॉडीज में, relative velocity तब आती है जीरो के बराबर जब दोनों की वेलोसिटी सेम। यहाँ पे आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया है कि A की वेलोसिटी B की वेलोसिटी के बराबर नहीं है, मतलब A बॉडी के पास जो वेलोसिटी है that is not equal to velocity associated with the second body. So there exists some velocity difference. Whenever you find there is the velocity difference between the two bodies, we must say that there is the relative motion between the bodies. तो यहाँ पे बॉडीज में आपको रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी देखने को मिलेगी। इससे क्या आएगा, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन आएगा तो इट गिव्स राइज टू, इसकी वजह से क्या मिलेगा, इट गिव्स राइज टू फ्रिक्शन, इसकी वजह से बड़ा फ्रिक्शन आने वाला है, ठीक है ना। और फ्रिक्शन जब एक्ट करेगा दैट एक्ट्स टेंजेंट टू द सरफेस, दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन व्हिच इज टेंजेंट टू द सरफेस। सो दैट मींस अगर बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही है, नटशॉट में हम बोलेंगे
इसकी स्पीड सपोज है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, बॉडी ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, किस वाली डायरेक्शन में, राइट वाली डायरेक्शन, और बॉडी ए बी की स्पीड है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, राइट वाली डायरेक्शन। तो आपको मैं बोलूंगा बॉडी बी राइट में जा रही है, बॉडी ए राइट में जा रही है। जब आप साइड से देखेंगे, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे जब वो देखेगा वो बोलेगा बॉडी भी राइट में जा रही है और बॉडी ए भी राइट में जा रही है, वो बोलेगा दोनों बॉडीज राइट में जा रही है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर बॉडी ए पे प्रेजेंट है, अगर इधर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, जब ये ऑब्जर्वर देखेगा बॉडी बी को, इसको लगेगा बॉडी बी राइट में जा रही है, ठीक है ना। जब आप यहां से देखोगे, समझ ऑब्जर्वर मैंने बॉडी ए पे चूज किया, इसको लगेगा बॉडी बी राइट में जा रही है क्योंकि बॉडी बी की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है। आर यू गेटिंग? तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अगर ऑब्जर्वर हमने चूज किया, अगर ऑब्जर्वर हमने चूज किया एट बॉडी ए, कहां पे चूज किया, बॉडी ए पे, ठीक है ना। तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा बी मूव्स राइटवर्ड्स, इसके लिए बी जो बॉडी है ये राइट वाली डायरेक्शन में जाने वाली है। तो यहां पे बी मूव्स राइटवर्ड्स, बी मूव्स राइटवर्ड्स, कहां पे, जब आपने ऑब्जर्वर को बॉडी ए पे डाला होगा, उसको आप बोलोगे बोलो बॉडी बी किधर जा रही है, तो वो आपको बोलेगा बॉडी बी राइट में जा रही है क्योंकि बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो कम है बॉडी बी से, तो ये वाली बॉडी शिफ्ट होने वाली है राइट वाली डायरेक्शन। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वर लिया है, ऑब्जर्वर अगर बेटा आपने लिया है बॉडी ए पे, सॉरी बॉडी ए की जगह बॉडी बी आएगा, बॉडी बी, अब ऑब्जर्वर आपने लिया है बॉडी बी पे, अगर बी वाले बॉडी पे आपने ऑब्जर्वर लिया है, आप इसको आप यहां पे बोलोगे, जो ऑब्जर्वर है इसको आप बोलोगे बॉडी ए किधर जा रही है, इसको आप बोलोगे बॉडी ए किधर जा रही है, तो ये जो बॉडी है ये राइट वाली डायरेक्शन में जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 30, ये वाली बॉडी राइट में जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 20, ठीक है ना। तो यहां पे इसको आप बोलोगे ये बॉडी किधर जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी इस बॉडी बी से कम है, तो ये आपको सिंपली बोलेगा, इसको पता चलेगा, इसको लगेगा कि बॉडी ए जो है दैट मूव्स इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्वर जो मैंने बॉडी बी पे लिया है, इससे पूछूं बॉडी ए किधर जा रही है, तो आंसर विल बी ए मूव्स लेफ्टवर्ड्स, ए मूव्स लेफ्टवर्ड्स। तो इसका आंसर रहेगा कि ए यहां पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले आपने बॉडी ए पे ऑब्जर्वर लिया, उसके लिए जो बॉडी बी है उसको लग रहा था बॉडी बी राइट वाली डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि बॉडी बी की जो वेलोसिटी है वो बॉडी ए से ज्यादा है। अगर मैं ऑब्जर्वर को बॉडी बी पे लेता हूं, जब वो बॉडी ए को देखेगा उसको लगेगा बॉडी ए पीछे जा रही है। समझ, हम किसी गाड़ी में होते हैं, ठीक है ना, गाड़ी से जब हम दूसरी गाड़ी को देखते हैं, उस गाड़ी को जिसको हम देख रहे हैं, समझ उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं उसकी स्पीड है 30 या उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। जब आप वहां से देखेंगे ना उस गाड़ी को जो हमारे मतलब पीछे है, जो हमारे साइड में, जिसकी वेलोसिटी कम है, जब हम उस पे नजर देंगे या जब हम उस पे नजर रखेंगे, वो गाड़ी हमें लगेगी पीछे जा रही है क्योंकि हमारी गाड़ी की जो स्पीड है, वेलोसिटी वो ज्यादा है, ठीक। और उस गाड़ी में जो होगा, जब उसकी नजर हमारी गाड़ी पे पड़ेगी तो क्लियरली वहां पे अपीयर क्या होगा कि हमारी जो गाड़ी है ये आगे जा रही है, लेकिन हमारे लिए उनकी गाड़ी किधर जा रही है, पीछे। तो दो गाड़ियां चल रही है, जिसकी वेलोसिटी कम है, जिसकी वेलोसिटी कम है, जब आप दूसरी गाड़ी से उसको देखोगे आपको लगेगा वो पीछे जा रही है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जब आप दूसरी गाड़ी से उस गाड़ी को देखोगे, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको लगेगा वो गाड़ी आगे जा रही है, ठीक। तो क्लियर दैट हैपेंस, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, यहां पे मैं सिंपली अप्लाई कर रहा हूं। अब हम आते हैं इस वाले पर, सी ये बॉडी अब राइट वाली डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, और ये वाली बॉडी किधर जा रही है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ने यही बोला, ऑब्जर्वर्स ने यहां प्रेडिक्ट किया कि बॉडी भी राइट वाली डायरेक्शन में जा रही है और बॉडी एक किधर जा रही है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूं फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज को अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो रिलेटिव मोशन किधर है, ये बॉडी राइट में जाएगी, ये बॉडी रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ये बॉडी पीछे जाएगी तो ये बॉडी इसको तेज चलाने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं बोलूं बॉडी बी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो किधर है, तो बॉडी बी के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा वो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये बॉडी भी राइट वाली डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। जब लग रहा है हमें कि बॉडी भी राइट वाली डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। इसके बाद